सुजाता सुबह सुबह चाय पी रही थी, तभी उसकी बड़ी बहू काजल का आना होता है। अरे बहू सुन, कल गोपाल को देखने लड़के वाले आने वाले हैं, तो तू कल की तैयारी कर ले। कुछ अच्छा सा बना लियो ताकि वो खुश हो जाए। जी माँ जी, आप जो कहेंगी मैं वो सब बना दूंगी। वैसे वही लोग आ रहे हैं ना जिस लड़की की आपने अभी मुझे फोटो दिखाई थी? हाँ, अरे क्या नाम था, दीपा, उसकी ही बात कर रही हूँ मैं। लड़की तो अच्छी है, बस वो क्या है ना, अच्छा खासा पैसा मिल जाए तो मैं तो कल के कल ही रिश्ता पक्का कर दूंगी गोपाल का। अब अगले ही दिन सुजाता के बेटे गोपाल को देखने के लिए लड़की वालों का आना होता है। लड़की की माँ गोपाल को देखकर कहती है, जी देखिए ऐसा है, हमें तो आपका लड़का पसंद है। आप पहले लड़की देख ही चुके हो, तो मैं तो कहती हूँ बातचीत आगे बढ़ाते हैं और लगे हाथ शादी करके रिश्तेदारी निभाते हैं। क्यों, ठीक कहा ना बहन जी? अरे आपने तो मुंह की बात बोल दी। बस लेन देन की बात भी हो जाए तो। लेन देन का इतना क्या सोचना, हमसे जितना होगा हम अपनी बेटी के लिए खुशी खुशी करेंगे। अब उसे रहना तो यही है। जी जी जी, एकदम सही कहा आपने। वैसे आपकी और हमारी बनेगी खूब, क्यों बहन जी? हाँ जी, क्यों नहीं। चलिए तो जल्दी शादी का मुहूर्त निकलवाते हैं और डेट फिक्स करते हैं, सब हो जाएगा। जी जी जरूर, मैं अभी अपने पंडित जी से बात कर लेती हूँ। सुजाता के घर वालों को लड़की पसंद थी और लड़की वालों को गोपाल। गोपाल कमाता भी अच्छा खासा था और गोपाल की शादी के लिए लेन देन की बात भी हो चुकी थी। अब कुछ ही समय बाद शादी का सही मुहूर्त देखकर गोपाल और दीपा की शादी करवा दी जाती है। दीपा शादी करके जब अपने ससुराल आती है तो पहले दिन सुबह सुबह अपनी सास से पूछती है, माँ जी आज खाने में क्या बनाऊं? आप बता दीजिए, मैं वही बना लूंगी। बहू आज तो तेरी पहली रसोई है, तो तू कुछ मीठा बना ले। वो क्या है ना, इस तरह समय कुछ मीठा ही बनाना होता है। जी माँ जी, जैसा आप कहे मैं वैसा कर लेती हूँ। हाँ, और तुझे कुछ समझ ना आए ना तो तू बड़ी बहू से पूछ सकती है, वो तेरी मदद करवा देगी। दीपा भी धीरे धीरे अपने ससुराल वालों को और वहाँ के तौर तरीकों को समझ रही थी और ऐसे ही सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक रोज सुजाता की पड़ोसन रज्जू का सुजाता के घर आना होता है। अरे सुजाता, अब तो बस तुझे आराम ही आराम है। शाम की समय क्या मजे में हाथ में चाय का कप लिए बैठी है तू, एकदम सांस लग रही है अब। अरे राजू, हाँ बैठ जा, तेरे लिए भी चाय मंगवाती हूँ। ए बहू, एक कप चाय तो ले आना। सुजाता की छोटी बहू रज्जू के लिए चाय लेकर आती है। जब वो चाय लेकर आती है तो रज्जू कहती है, क्या बात है सुजाता, तेरी बहू तो अभी से ही तेरे कंट्रोल में है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तेरी बहुएं तेरा कहना मानती है। हाँ, अब घर में सब एक साथ रहेंगे तो एक दूसरे की बातें तो सुननी ही पड़ेगी, ये तो तू भी जानती है। हाँ, घर के लोगों को एक साथ लेकर चलना ना बहुत मुश्किल है, और तेरी बहुएं अगर तेरी बातें मान रही है तो यही बहुत बड़ी बात है। सुजाता और रज्जू आपस में बात कर रहे थे, तभी सुजाता के दोनों बेटे अपने महीने की सैलरी लेकर आते हैं और सुजाता को देते हुए कहते हैं, माँ ये पैसे अब आप देख लो, इसमें क्या करना है क्या नहीं, बाकी मैंने बस अपने किराए के लिए 2000 रुपये निकाल लिए हैं। अबे तेरे भी पैसे पूरे हैं ना? चल ठीक है, मैं घर का राशन शाम में ही लेकर आती हूँ। हाँ माँ, वो आपको ये कहना था कि दीपा को कुछ पैसों की ज़रूरत होगी, तो मैंने भी उसे कह दिया है कि तुम्हें पैसे माँ से ही मांगने होंगे, चाहे आप कुछ भी लाओ। ठीक है, वो सब मैं देख लूँगी। बहुओं को पैसों की ज़रूरत होगी तो मैं बिल्कुल देख लूँगी। इतना कहने के बाद सुजाता रज्जू से बातें करने लगती है। काजल दीपा को कहती है, और देवरानी जी, आप देवर जी को अपने वश करने में कामयाब नहीं हुई। लगता है आपके प्यार का कोई असर नहीं हो रहा है देवर जी पर। नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, मैंने उन्हें कहा था कि कुछ पैसे मुझे दे दीजिए, तो उन्होंने बस इतना ही कहा कि पैसों का हिसाब तो माँ ही रखती हैं। अरे दीपा, कितनी मूर्ख है तू। आज ही देवर जी से कहियो कि वो तुझे पैसे दे दे, वरना तू माँ जी से ही मांग कर देख ले, पाई पाई का हिसाब मांगती है। मेरी तो जिंदगी खराब हो चुकी है, अब मैंने सोचा कि तेरी जिंदगी बर्बाद ना होने दूं। आप सही कह रही हैं दीदी, शायद मुझे अपने पति से ही पैसे मांगने चाहिए। मेरा पति तो मेरे हाथों से निकल गया, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तू भी अब माँ जी के सामने जाकर 2-4 रुपयों की भीख मांगे। नहीं नहीं, मैं आज ही उनसे बात करती हूँ, मैं माँ जी के सामने पैसे मांगने नहीं जाऊंगी। काजल तो दीपा के कान भर रही थी ताकि घर में कलेश हो, लेकिन गोपाल भी दीपा को अच्छे से समझाता है। देखो दीपा, माँ शुरू से ही पैसे रखती आई है। अगर आज तुम्हारे आने पर मैं उनसे कोई सवाल करता हूँ तो वो तो यही कहेंगे ना कि मैं जोरू की सुन रहा हूँ।
ठीक है, फिर मैं माँ जी से पैसे मांग लिया करूँगी। और अगर माँ जी ने कुछ बोला तो? अरे बिना बात क्यों बोलेंगी वो? मैं उन्हें कह दूंगा कि तुम्हें कुछ पैसे दे दे। खुश? ठीक है, मैं खुद ही माँ जी से पैसे मांग लेती हूँ। अब अगले ही दिन दीपा और काजल दोनों ही अपनी सास से पैसे मांगने जाती हैं। क्या करना है तुम दोनों को पैसों का? है? तुझे तो श्रृंगार का सामान लाना है और तुझे कपड़ों के लिए चाहिए ना पैसे, छोटी बहू? जी माँ जी, बस एक साड़ी लेनी है, उसके लिए पैसे मांग रही हूँ। ठीक है, ये ले पूरे 1000 है, 500 दोनों के। अब देख लो इतने में से क्या होगा क्या नहीं। अब अगले महीने तक कोई ज्यादा खर्चा मत मांगना मुझसे। वो क्या है ना, मुझे भी बहुत काम है, इतने पैसों में घर चला पाना मुश्किल है। अपनी माँ को पैसे देते हुए अपने कमरे से रूबी देख रही थी और वो अपनी भाभी को पैसे गिनता देख अपनी माँ के पास पहुंच जाती है। मम्मी, मुझे भी आपने इस महीने का खर्चा नहीं दिया। आप तो जानती है ना कॉलेज आने जाने में कितना किराया लग जाता है। हाँ बेटा, ये ले 1000 रुपया और ध्यान से खर्च करियो इन्हें। पता चले कि तेरे दोनों भाइयों की तनख्वाह आने से पहले ही तो पैसों को उड़ा कर बैठ जाए। अगर खत्म भी हो गई तो आप किसके लिए हो मेरी प्यारी मम्मा? देख रही है ना, माँ जी ने अपनी बेटी को 1000 दिए हैं और हमें 500। हाँ ये तो है, कोई बात नहीं, हमें भी जरूरत पड़ेगी तो हम माँ जी से फिर मांग लेंगे, इसमें सोचने वाली क्या बात है। दीपा, तू धीरे धीरे सब समझ जाएगी, अभी ना तू बहुत नादान है। अब तक तो जैसे तैसे चल रहा था, लेकिन जब एक रोज रूबी को सुजाता पैसे देने से मना करती है तो रूबी को लगने लगता है कि उसकी छोटी भाभी की वजह से उसे पैसे नहीं मिल पा रहे। ऐसे में अब रूबी अपनी माँ के पास जाती है और माँ से कहती है, मम्मी, आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि आपकी बेटी से ज्यादा आपकी बहू इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अरे अब क्या हुआ? देख रूबी, अगर तू पैसों की बात करने आई है ना तो मेरी बात कान खोल कर सुन ले। इस महीने घर में बहुत दिक्कत है पैसों की। आज मैंने तुझे पैसों के लिए मना क्या कर दिया? तू मुझे बहू बेटी में भेदभाव बताने आ गई। माँ, अगर ऐसा होता ना तो पूरे दिन घर में कलेश ही होता रहता, लेकिन आज तक मैंने भाभीियों की बुराई कभी नहीं की आपसे, भले ही उन्होंने आपके बारे में कितना भी कुछ गलत क्यों ना बोला हो। अरे रूबी, अच्छा चल, तुझे अगले महीने का खर्चा ज्यादा दे दूंगी, ठीक? चल अब जाकर खाना खा ले बच्चा। माँ, खर्चे के पैसे तो ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ना मेरे लिए ऊपर एक कमरा बनवा दो, अच्छा सा। नीचे शोर आता है तो मुझे दिक्कत होती है पढ़ने में, काम करने में। अरे ये तू क्या कह रही है? अभी हाथ पर इतने पैसे नहीं है, लेकिन ठीक है, मैं तेरे भाइयों से बात करूंगी। रूबी जो चाहती थी वो हो रहा था। रूबी अपनी माँ के हाथों में आने वाले महीने भर का खर्च अपने हिसाब से चलाने लगी थी। रूबी जो कहती सुजाता ना चाहते हुए भी रूबी की बात मान लेती, क्योंकि वो अपनी माँ को इमोशनल कर दिया करती थी, जिस वजह से सुजाता अपनी दोनों बहुओं को भी खर्च नहीं दे रही थी, जबकि कमाई उनके पतियों की ही थी। हालांकि काजल और दीपा को ये बात खटकने लगी कि उनके पतियों की कमाई उन्हें ही नहीं दी जा रही, और मिलती भी है तो उसके लिए उन्हें खरी खोटी सुननी पड़ती है। दीदी, ऐसे काम नहीं चलने वाला, हमें कुछ करना ही होगा। तू ठीक कह रही है दीपा, देख तू कैसे माँ जी सिर्फ रूबी को पैसे देती है। क्या हम लोग उनके लिए कुछ भी नहीं है? सारा दिन घर का काम धंधा करते हैं हम, और मौज हमारी ननद कर रही है। लेकिन मैं अगर माँ जी से ननद जी के बारे में कुछ भी कहती हूँ ना तो घर में कलेश हो जाएगा। उनसे कुछ कहूंगी तो भी घर में कलेश होगा। अगर हमें कुछ करना है तो हम दोनों को मिलकर ही कुछ करना होगा, वरना ननद जी की होशियारी तो साफ साफ नजर आ रही है। हाँ दीपा, तू एकदम ठीक कह रही है। देख तू कैसे कुछ ही समय में कमरा बनवा लिया, वरना हम तो कब से माँ जी को कह रहे हैं कि घर की मरम्मत करवा लो, लेकिन माँ जी है कि सुनती ही नहीं है। कुछ दिन बाद जब उनकी शादी होगी तो माँ जी की जितनी भी जमा पूंजी है बटोर कर वही ले जाएंगी। दीपा और काजल बात कर रहे थे, तभी सुजाता वहां आती है और अपनी बहू को कहती है, बहू तुम दोनों को मैं कब से आवाज लगा रही हूँ, लेकिन तुम दोनों हो के यहाँ बैठकर चुगलियां कर रही हो। यह नहीं कि बाहर आकर देख लो कि कोई आवाज लगा रहा है। जी माँ जी, कहिए ना, क्या काम है? हम वो काम को लेकर ही बातचीत कर रहे थे और कुछ नहीं। कहिए ना माँ जी, क्या काम है? हम दोनों खाना बनाने ही जा रहे थे। तुम दोनों कल कपड़ों के लिए पैसे मांग रही थी ना, उससे पहले भी तुम लोगों ने कपड़ों के लिए पैसे मांगे हैं। मैं और रूबी जाकर तुम दोनों के लिए कपड़े ले आएंगे, बस यही कहने आई थी मैं। लेकिन माँ जी, आपको हमारी पसंद नापसंद का क्या ही पता होगा। मैंने जितना कहा है ना उतना समझ लो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मैं जो कपड़े लेकर आऊं वो भी तुम्हें नसीब ना हो।
अब सुजाता और रूबी बाजार जाते हैं और रूबी सस्ते कपड़े खरीद कर अपनी भाभीियों के लिए लेकर आती है। हालांकि काजल और दीपा ये देखकर और भी परेशान हो जाते हैं। अभी तो मैंने कमरा ही बनवाया है, अब माँ से कहूँगी एक नया और महंगा लैपटॉप ले दे और इसके बाद एक महंगा फ़ोन खरीदूंगी। लेकिन इसके लिए भी तो पैसे बचाने होंगे। ये पैसे मैं माँ को भड़का भड़का कर ही तो बचा रही हूँ। देखा दीदी, जानबूझकर ननद जी हमारे लिए ये सस्ते कपड़े लेकर आई हैं। हाँ, मैं सब देख रही हूँ। आज इन्हें आने दो, इनकी भी खबर मैं अच्छे से लेती हूँ। बहुत भरोसा है ना इन्हें अपनी माँ पर। अब देर रात काजल और दीपा अपने अपने पतियों से अपनी माँ और ननद की शिकायतें करती है। इधर गोपाल दीपा से कहता है, इतने दिनों से तो सब कुछ अच्छा ही चलता है, तो अब क्या दिक्कत होगी? माँ जो भी कर रही है सही कर रही है। देखो, मुझे माँ से कोई बहस नहीं करनी, और वो भी तुम्हारी वजह से। और आपने अपनी बहन को देखा है ना, कुछ दिन पहले ही उन्होंने कमरा बनवाया है और फिजूल खर्ची भी इतना करती है। कभी आप लोगों ने उन्हीं कुछ नहीं कहा? देखो, मैं ऑफिस से थका आ आया हूँ, मैं तुमसे बहस करना नहीं चाहता। हाँ, आप अपनी माँ और बहन के बारे में कुछ सुनना ही नहीं चाहते। आपको तो मैं ही बुरी लगती हूँ ना। जितना भी कमाते हैं अपनी माँ को दे आते हैं। कभी पूछा है कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत भी है या नहीं? तुम्हें किसी चीज की जरूरत हुई तो क्या माँ ने तुम्हें पैसे नहीं दिए? माँ तुम्हारी और भाभी दोनों की ही जरूरतें पूरी करती है। जिस तरह आपकी आंखों पर कुछ ना देख पाने की पट्टी बंधी हुई है ना, वो जल्दी हट जाएगी, देख लेना आप। अब काजल और दीपा दोनों ही बाहर नौकरी करने का फैसला करते हैं और देर शाम अपनी सास के पास जाकर कहते हैं, माँ जी, हमें नौकरी करनी है क्योंकि आप हमें हमारे पतियों की कमाई तो दे नहीं रही। तो हमने सोचा हम खुद ही अपनी कमाई से अपने लिए ढंग के कपड़े तो खरीद ले, क्योंकि अब तो हमारी हालत ऐसी हो गई है कि हम खुद के लिए कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते। हाँ माँ जी, दीदी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमें बाहर जाकर नौकरी करनी है ताकि हम अपना खर्चा खुद उठा सके और हमें आपके आगे हाथ ना फैलाना पड़े। देख रही हो ना माँ, किस तरह दोनों भाभियां अब अपनी मनमानी पर उतर आई हैं। अब ये बाहर जाकर पैसे कमाएंगी तो घर का काम कौन करेगा? तुम दोनों के बीच जो खिचड़ी पक रही है ना, उसके बारे में मुझे अच्छे से पता है। तुम दोनों कहीं नहीं जा रही और जो कुछ तुम्हें इस घर में मिल रहा है उसमें ही तुम दोनों को गुजारा करना होगा। आपने बिल्कुल सही कहा मम्मी, आप दोनों कहीं नहीं जाएंगी। घर की इज्जत का सवाल है भाई। माँ जी, आप ना ये सही नहीं कर रही है। ना तो आप हमें ढंग से पैसे देती है, ना ही हम अपनी पसंद के कपड़े खरीद पाते हैं, ना ही अपनी मर्जी का कुछ कर पाते हैं। हाँ तो माँ, देखा ना, मैंने कहा था ये लोग अपनी मनमानी करना चाहते हैं और कुछ नहीं। बहू, तुम दोनों को एक बार फिर कह रही हूँ, जाकर अपने अपने कामों में लग जाओ। ऐसा ना हो कि जो पैसे मैं तुम्हें दे रही हूँ वो भी देना बंद कर दूँ। दीपा और काजल अब और भी ज्यादा परेशान हो चुकी थी और वो कुछ कर भी नहीं पा रही थी। ऐसे में अब अगली सुबह जब सुजाता उठती है तो वो देखती है किचन का दरवाजा लगा हुआ है। दोनों बहू में से कोई कहीं नजर नहीं आ रहा। दोनों के कमरों के दरवाजे भी लगे हैं। तभी सुजाता अपनी दोनों बहू को आवाज देती है, अरे दोनों के दोनों कहाँ गए? कहीं तुम दोनों को कुछ हो तो नहीं गया? सुबह के 10 बजने आए, अभी तक तुम दोनों जगी रही क्या? माँ, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। भाभीियों ने काम न करने का मन बनाया है और तो और कह रही हैं कि वो सिर्फ अपने लिए ही खाना बनाएंगी, बाकी भैया भी भूखे गए हैं। इतनी ज्यादा मनमानी पर उतर आई है ये दोनों। आज मैं इनको पैसे देना ही बंद कर देती हूँ। आ जाएगी अकल ठिकाने। माँ, अकल तो आप इनकी बात में ठिकाने लगाना, लेकिन अभी मुझे भूख लग रही है, उसका क्या? आज खाना तू बना लेगी तो कोई आफत नहीं आ जाएगी बेटा। तेरी वजह से इन दोनों ने नखरे करना शुरू कर दिया। जा जाकर किचन में काम कर। लेकिन माँ, मैं काम नहीं करने वाली, मुझे खाना वाना नहीं बनाना, मुझसे नहीं होगा ये काम। देख, मुझे भूखे रहने की आदत नहीं है और अगर तूने भी खाना नहीं बनाया तो तुझे भी पैसे देना बंद कर दूंगी। अपनी माँ की बात सुनकर रूबी मन मारकर खाना बनाने जाती है। इधर सुबह से शाम हो जाती है लेकिन दीपा और काजल घर का एक काम नहीं करते। जब सुजाता के दोनों बेटे काम पर से घर लौट कर आते हैं तो सुजाता अपनी बहू की शिकायत दोनों बेटों से करती है। तभी गोपाल अपनी माँ से कहता है, माँ, आज तक मैं आपकी बात मानता आया हूँ, लेकिन आज मैं पहली बार दीपा के लिए बोल रहा हूँ। ना तो आप उन्हें पैसे देती हैं और ना ही उनके मनपसंद की चीजें ला कर देती हैं। तो क्या तू अब अपनी पत्नी के लिए माँ से बगावत करेगा? नहीं माँ, मैं आपसे लड़ने नहीं आया, ना ही मैं घर में कलेश करना चाहता हूँ। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि घर में सभी खुश रहें। हम दोनों भाइयों ने शुरू से आपको पैसे ला कर दिए हैं। कभी आपको ये नहीं कहा कि माँ आप सारे पैसों का हिसाब क्यों रखती हैं? हम भी तो हिसाब रख सकते हैं। देख लिया ना माँ, अब भाभीियों ने भैया को भी भड़का दिया है। अब ये आपके खिलाफ बोल रहे हैं। तू माँ के कान भरना बंद करेगी तो तेरे लिए अच्छा रहेगा।
जहाँ जाएगी वहां भी आग ही लगाएगी। मुझसे तू ऊंची आवाज में बात कर रहा है और अब रूबी को भी डांट रहा है। जाओ, तुम दोनों भी अपनी बीवियों के पल्लू में बन जाओ, जाओ। काजल और दीपा का हड़ताल मिशन सक्सेसफुल होता है, क्योंकि दोनों के पति दोनों को महीने के आखिर में अपनी तनख्वाह में से कुछ पैसे देने का वादा करते हैं। इधर सुजाता और रूबी ये सब देखकर हाथ मलते रह जाते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते। पिया की शादी को बस 1 महीना हुआ था और अभी से ही पिया और उसकी सास में अनबन बरकरार रहने लगी थी। सवेरे सवेरे अपना लाल सूजा हुआ मुंह लेकर सुलोचना अपने घर के हॉल में चक्कर काट रही थी। तभी आधी नींद में पिया अपने कमरे से बाहर आती है। मम्मी जी, आप ये इस तरह हॉल में चक्कर क्यों काट रही हैं? अब बहू इतनी चतुर आएगी तो हॉल के चक्कर ही काटूंगी ना मैं। क्या बोला था मैंने तुझे कि बहू सवेरे उठना, और अभी 7 बज रहे हैं। ये कोई वक्त होता है उठने का? सूरज सर पर आ गया है, 2-4 घंटे में तो दोपहर हो जाएगी। क्या ये भी सही वक्त नहीं है? हे भगवान, तो अब कब उठूं? 9 बजे उठने की आदत को छोड़कर आपके कहने पर 7 बजे उठकर खड़ी हो गई हूँ मैं, और फिर भी आपको वो लेट लग रहा है मम्मी जी। हाँ हाँ, और जोर जोर से बोलकर प्रेम को जगा देना, फिर फूट फूट कर रोना उसके सामने। थोड़ा ड्रामा कर लेना कि मेरी सास मुझे सोने तक नहीं देती। ये तो हद हो गई। अब बात को कहां से कहां ले जा रही है मम्मी जी? अब जबान कम चला। तुम्हारे डैडी जी 2 घंटे पहले ही उठ गए। पर इतने सवेरे उठकर मैं करूंगी क्या मम्मी जी? यही तो तुम लोगों की सोच है। अरे भाई, सवेरे उठने से ताजी हवा लगती है शरीर को, 10 बीमारियां नहीं होती। आजकल तुम लोगों को ये स्ट्रेस टेंशन क्यों होता है? देर तक सोने के कारण ही तो होता है, वरना मुझे कौन सा काम है? मैंने तो ब्याह दिया अपना बेटा, पर उठती हूँ ना सवेरे। तेरे ससुर जी को देख ले, 4 बजे के बाद 1 मिनट पर भी बिस्तर पर नहीं रहते। पिया ठान लेती है कि इस बार अपनी सास को खुश करके ही रहेगी, और रात को वो पहले ही 2:30 बजे का अलार्म लगाकर सो जाती है। अब जब डैडी जी से पहले उठूंगी ना तो मम्मी जी पक्का खुश हो जाएंगी। अलार्म बजते ही पिया अपनी सास के कमरे में जाकर उन्हें उठाती है। मम्मी जी, मैं उठ गई, बताइए ना क्या करना है? हवा लेकर आऊं क्या छत से? तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? जा बाहर जा। अरे आप ही ने तो बोला था मम्मी जी सवेरे जल्दी उठना। अब इससे जल्दी मैं क्या ही उठूं? किसी काम की नहीं है तू सच में। अरे निकल बाहर, अभी मुझे हार्ट अटैक आ जाता। अगली सुबह सुलोचना अपनी बहू के पास जाकर उससे कहती है, तूने जल्दी उठने की कोशिश तो की थी बहू, मैंने तुझे कुछ ज्यादा ही सुना दिया था। चल अब से मैं तुझे नहीं डांटती बस। ओ मम्मी जी, लव यू। और पिया अपने घर के कामकाज में लग जाती है। सबसे पहले पिया के ससुर जी नहा कर आते हैं और उनके कपड़े मशीन में डालकर पिया धो देती है। कुछ देर बाद पिया की ननद नहा कर आती है। पिया फिर से मशीन ऑन कर देती है, और इसी तरह जैसे जैसे लोग नहाते जाते पिया बार बार मशीन ऑन करती जाती, और 5वीं बार जैसे ही पिया मशीन ऑन करने जाती है सुलोचना पिया पर फूट पड़ती है। हाँ हाँ, थूक दे इसे, जानबूझकर करती है ना तू ऐसा बहू। एक काम कर, जला ही दे इस मशीन को, क्योंकि जिस हिसाब से तू इसका इस्तेमाल कर रही है 1 महीने से ज्यादा तो ये वैसे भी नहीं चलने वाला। पर आज सुबह ही तो आपने मुझे कहा था कि आप मुझे नहीं डांटेंगी मम्मी जी। मैं डांटना चाहती भी नहीं, पर तू काम ही ऐसा करती है। जब सारे कपड़े एक बार में धुल सकते हैं तो 10 बार मशीन क्यों चलाना? 1 मिनट मम्मी जी, मैं डायरी में ये बात लिख लेती हूँ, ताकि आप बाद में ये ना कह सके कि आपने ऐसा कुछ नहीं कहा था। अगले दिन सुलोचना किचन के कुछ कपड़े, घर का पोछा, अपनी साड़ी और पिलो कवर धोने के लिए निकालती है, और अपनी सास की बात को याद रखते हुए पिया सारे कपड़े एक साथ धोने के लिए मशीन में डाल देती है। अरे ये मेरी 10,000 रुपए की साड़ी थी बहू, कर दिया सत्यानाश तूने इसका। वाह मम्मी जी, मैं लाकर दिखाऊं डायरी? कल ही आपने मुझे बोला था कि मशीन एक ही बार चलेगा। अब मुझे जानबूझकर परेशान करना चाहती है ना मम्मी जी, ये तो हद ही हो गई। ये कहकर रोती हुई पिया अपने कमरे में चली जाती है और अपनी फ्रेंड को कॉल लगाती है। कैसी किस्मत है यार मेरी, जो मुझे ऐसी सास मिली। हर बात पे इन्हें मुझसे लड़ना है, जब देखो बस लड़ाई लड़ाई। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं अच्छी बहू बनने की, पर ना मेरी बात उन्हें समझ में आती है, ना उनकी बात मुझे। ये तेरे पीछे से बर्तन पटकने की आवाज क्यों आ रही है? अरे यार मेरी सास है, निकाल रही है गुस्सा। उन्होंने मुझे कहा था कि बाहर का कोई भी आए तो उन्हें क्रॉकरी सेट में खाना देना और घर वालों को स्टील के बर्तन में।
अब कल मेरी ननद आई तो मैंने उसे स्टील के बर्तन में खाना दिया, तो अब मेरी सास ना कलेश कर रही है। अब बताओ, ननद को घर की बोलो तो कलेश, बाहर की बोलो तो कलेश। तो तेरे घर में भी यही चल रहा है। हाय राम, तो अब मेरी मदद कौन करेगा? इसी सोच में पिया अपने घर में चक्कर काट रही थी कि दरवाजे पर सब्जी वाली उसे आवाज लगाती है। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी भाभी। आई आई। सब्जी लेने बिंदिया बाहर जाती है, पर उसके दिमाग में सवाल तो यही घूम रहा था कि किस तरह वो अच्छी बहू बने, और इसका जवाब जानने के लिए वो बिंदिया से इस बारे में पूछती है। एकदम से घर छोड़ देने का भाभी, मेरी सास तो मेरे को बड़ा परेशान करती थी, इसलिए मैंने तो तलाक ले लिया, डिवोर्स बोले तो। फिर क्या हुआ दीदी? फिर मैंने दूसरी शादी की, पर वहाँ भी मेरी सास से मेरी नहीं बनी। फिर तीसरी, अभी 1 महीने बाद ना मेरी शादी है, देखते हैं वहाँ अगर सास से बन जाए तो। हे भगवान, तू प्रॉब्लम बता रही है या बढ़ा रही है? अब कहाँ मिलेगा इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन? तभी पिया की नजर सामने वाले घर की दीवार पर पड़ती है, जहाँ एक पोस्टर लगा हुआ था जिस पर कुछ लिखा था। अगर सास से रिश्ता हो बनाना तो सीमा क्लासेस ही आना। अगर हमारे 1 महीने का कोर्स लेने के बाद आप एक अच्छी बहू नहीं बन पाई तो आप मुझे गंजी कर दीजिएगा। अपने बालों की बाजी लगाकर कोई अगर ऐसा दावा कर रहा है तो बात में दम तो जरूर होगा। और अपना सामान बांधकर पिया पहुंच जाती है सीमा क्लासेस। 2 महीने की क्लासेस है मैम, आपको एडवांस पेमेंट करनी होगी, 30,000 फीस है। अगर एक बार आपने ये 60 डेज ट्रेनिंग ले ली, फिर आपके घर खुद मंथरा भी आ जाए तो कलेश नहीं करवा पाएंगी। और क्या था, पिया सीधा करण के पास जाती है और उससे 30,000 रुपए क्लासेस के लिए मांगती है। अब ये कौन सा नया टट्टू पा लिया तुमने पिया? ऐसा कुछ नहीं होता, सास बहू के बीच तो लड़ाई कॉमन है, इसका सोल्यूशन किसी के पास है ही नहीं। नहीं, मुझे करनी है क्लासेस, मुझे बनना है अच्छी बहू। और करण से पैसे लेकर पिया सीमा को दे देती है और हो जाती है उसकी ट्रेनिंग शुरू। तो अब मैं हूँ तुम्हारी सास और तुम मेरी बहू। अब अगर तुम्हें चावल खाना हो तो तुम क्या कहोगी? कि मुझे चावल खाना है, और आपके लिए क्या बना दूं मम्मी जी? ओहो, यही तो नहीं करना। तुम्हें जो भी खाना हो उसका उल्टा कहना है। मम्मी जी, मुझे रोटी खाने का मन है। देखो, एक सास कभी ये नहीं देख सकती कि जो उसकी बहू चाहे वैसा हो, इसलिए वो खुद तुम्हारी मर्जी का उल्टा ही कहेंगी। चावल बना ले बहू, और फिर अपनी एक्टिंग शुरू करोगी तुम, और अच्छी बहू की तरह अपने मन की छोड़कर अपनी सास की मर्जी का चावल बनाओगी। तो ऐसे तुम दोनों के मन का भी हो जाएगा। सास को लगेगा कि उसके दबदबे से चावल बना है, पर तुम तो खुद के मन का ही कर रही होगी। सास भी खुश, तुम भी खुश। अरे वाह मैम, मान गए आपको। इसी तरह आप मुझे ट्रेनिंग देती रही तो पक्का मैं एक अच्छी बहू साबित हो ही जाऊंगी। और कुछ इसी तरह के नुस्खे, टिप्स और ग्रूमिंग के साथ 2 महीने के बाद पिया की ट्रेनिंग हो जाती है खत्म। 2 महीने बाद पिया ये ठानकर वापस अपने ससुराल आती है कि अब वो अच्छी बहू साबित होकर रहेगी। कुछ दिनों तक तो पिया की ट्रेनिंग का असर दिखता है और एक बार भी उसके और उसकी सास में मतभेद नहीं होता। पर फिर एक दिन चावल खाने का बड़ा मन कर रहा है। जाकर मम्मी जी से कहती हूँ मुझे रोटी खानी है। पिया अपनी सास के पास जाकर खुशी खुशी उनसे कहती है, मम्मी जी वो मेरा ना रोटी खाने का बड़ा मन कर रहा है, तो मैं आटा लगा लूं क्या? अच्छा, तेरा रोटी खाने का दिल है तो चावल रहने दे, फिर रोटी बना ले, मैं भी वही खा लूंगी। नहीं नहीं मम्मी जी, आपको अगर चावल खाने का मन है तो चावल ही बनेंगे। अरे ना ना बहू, खुद के लिए तू रोटी बनाएगी फिर मेरे लिए चावल बनाएगी। अरे बेकार में काम क्यों बढ़ाना, तू रोटी बना, हमेशा मेरे मन की ही क्यों हो। पिया का पैसा पड़ जाता है उल्टा। मुंह बनाकर वो वापस किचन में आ जाती है। जब तक चावल ना खाओ मेरा तो जी ही नहीं भरता, पर अब क्या करूं? चावल बनाऊंगी तो भी फंसूंगी, और ना बनाऊं तो पेट साफ नहीं होगा, जिससे मुझे चिड़न होगी, और कहीं इस चिड़न में मैं मम्मी जी से लड़ाई ना कर बैठूं। ओहो, अब क्या करूं? मम्मी जी को कुछ कह भी नहीं सकती। पिया वो सारी कोशिश कर रही थी जिससे वो एक अच्छी बहू साबित हो सके, पर अब उसके पास से उल्टे पड़ रहे थे। रात को जब करण कमरे में आता है, पिया उससे कहती है, जब देखो तुम मेरे पास बैठे रहते हो, मम्मी जी को क्या लगता होगा कि मैंने तुम्हें उनसे छीन लिया? अरे ऐसा क्यों लगेगा मम्मी को? मैं शादी के पहले भी कौन सा उनके पास जाकर बैठा रहता था।
मुझे तो शुरू से ही अकेले रहने की आदत है। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। तुम मम्मी जी के साथ वक्त बिताओगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे एक अच्छी बहू बनना है। और अब तो मेरे 30,000 रुपये भी लग चुके हैं, तो मैम के नुस्खे तो यूज करने ही होंगे ना। मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ करण अच्छी बहू बनने की, और तुम मेरी जरा सी भी हेल्प नहीं कर सकते। अरे कर दूंगा बाबा, पर उससे होगा क्या? मैम ने कहा था जब बहू के होते हुए भी बेटा माँ के पास जाए तो उसे ऐसा लगता है कि उसका बेटा अभी भी उसका ही है, अपनी बहू के पल्लों में नहीं बन गया। अपने बेटे को अपने पास देखकर वो सेटिस्फाइड फील करती है और फिर अपनी बहू से लड़ाई नहीं करती। पर रात के 2 बजे माँ सोने गई होगी। पर पिया कहाँ सुनने वाली थी। वो रात के 2 बजे ही करण को अपनी सासू माँ के बेडरूम में भेज देती है। अंधेरे कमरे में गहरी नींद में सोई हुई अपनी माँ से वो क्या ही बात करता। करण को कुछ समझ में नहीं आता। वो अपनी माँ और पापा के बीच में जाकर सो जाता है। करण के हाथ लगने से सुलोचना की नींद खुल जाती है। कौन है जी, बत्ती चालू कीजिए, लगता है हमारे कमरे में कोई आ गया। सुलोचना की आवाज सुनकर महेंद्र जी लाइट ऑन करते हैं। अरे मैं हूँ मम्मी। न जाने तुम मियाँ बीवी को क्या हो गया है? सारी बात तुम दोनों को रात में ही क्यों करनी होती है? क्यों आया है तू यहाँ? अरे मम्मी, वो पिया कह रही थी कि मैं आजकल आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं करता, इसलिए उसने मुझे आपके साथ बात करने को भेजा है। हैं? और ये थी पिया की दूसरी नाकाम कोशिश जो पूरी तरह फ्लॉप हो चुकी थी। अगली सुबह पिया देखती है कि सुलोचना अकेले ही हॉल में बैठी हुई है। लगता है मम्मी जी का आजकल मन नहीं लग रहा। अरे हाँ, ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। मम्मी जी मुझे हमेशा ताने देती रहती है कि मैं अपने मायके वालों को बहुत इम्पोर्टेंस देती हूँ, तो क्यों ना इस बार मैं मम्मी जी के मायके वालों को इम्पोर्टेंस दूँ। यस, उसके बाद तो मुझे बेस्ट बहू घोषित कर ही देंगी। और क्या था, पिया एक एक कर अपनी सास के सारे रिलेटिव्स को कॉल करके अपने घर बुला लेती है। सुलोचना आराम से पैर पर पैर रखकर टीवी देख रही थी। तब वो देखती है कि दरवाजे से सबसे पहले उसकी भाभी घर आती है, फिर उसके भाई, फिर उसकी बहन की सास, उसकी देवरानी, उसकी जेठानी, और ऐसे एक एक कर पूरा कुनबा ही वहां आ जाता है। हे भगवान, ये विनीता यहाँ कैसे आ गई? गले का हार खोलना पड़ेगा वरना ये कलेश करने बैठ जाएगी कि मरते वक्त माँ जी तो मुझे ये गले का हार देकर गई थी, आपके पास कहाँ से आ गया? और ये दीदी की सास को तो छुआछूत की बीमारी है। हे भगवान, ये लोग अचानक मेरे घर पर क्या कर रहे हैं? बिस्तर साफ तो है ना बहू? हाँ हाँ माँ जी, अभी थोड़ी देर पहले ही सोफे को सर्फ से धोया था, आप बैठ सकते इस पर। चल जा, मेरे लिए चाय बना कर लिया। और हाँ, सब कुछ साफ सुथरा होना चाहिए। किसी का हाथ अगर लगा तो जानती है ना। अरे आप टेंशन मत लीजिए माँ जी, मुझे पता है आपने जीवन भर के लिए व्रत रखा है, इसलिए मैं कैसे भी आपकी चाय में हाथ नहीं लगाऊंगी। तभी पिया वहां आती है। अब तो आप अकेलापन महसूस नहीं कर रही है ना मम्मी जी? इन सबको मैंने आपसे मिलने के लिए बुलाया था। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? मोहल्ले वालों को क्यों छोड़ा बहू, उनको भी बुला लेती। ये सारे के सारे तो मेरे दुश्मन बने बैठे हैं, सबको मेरे ही हाथ का खाना खाना है। हद हो गई। वो मेरी देवरानी विनीता मेरे कमरे में ऐसी पसरी हुई है जैसे वो उसी का कमरा हो। तू जानबूझकर कर रही है ना ऐसा? कर दिया ना तूने सत्यानाश मेरी छुट्टी का। जितना भी कर लो मम्मी जी कभी खुशी नहीं हो सकती। काम डाउन पिया, तुझे लड़ना नहीं है। तभी विनीता हॉल में आकर सबसे कहती है, क्या आप सब कब से भाभी से काम करवा रहे हैं? सुबह से बेचारी भाग कर हमारे नाश्ते पानी का इंतजाम कर रही है। दोपहर में भी उन्हें इतने सारे लोगों का खाना बनाना पड़ा। उससे तो अच्छा मैं कहती हूँ हम सब बाहर ही खाना खाने चलते हैं। कैसा लगा आइडिया? और उसके बाद शॉपिंग। और बाहर लंच की बात सुनते ही सभी फौरन तैयार होकर दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। मैंने गूगल किया है, यहाँ एक 5 स्टार होटल है, वहीं चलते हैं। रेस्टोरेंट में पहुंचते ही सभी खाने पर टूट पड़ते हैं और एक ही बार की खाने में लग जाता है सुलोचना का 40,000 रुपए का चूना। और लगता भी क्यों ना, एक तो रेस्टोरेंट 5 स्टार, ऊपर से सभी लोग खा भी ऐसे रहे थे मानो सालों से भूखे हो। सब अपने अपने पैसे दे दे ताकि भाभी पर भारी नहीं पड़ेगा। तुम खुद को ना ज्यादा तेज मत समझो, भाभी से छोटे हो छोटे ही रहो। अगर सबने अपने अपने पैसे दे दिए तो भाभी को कितना बुरा लगेगा।
क्यों भाभी, सही कह रही हो ना? कोई बात नहीं भाभी, आप बुरा मत मानिए। कीजिए बाबा, आप ही पेमेंट कीजिए बस। खाने के बाद अब बारी थी शॉपिंग की। फिर सभी शॉपिंग करने साड़ी के शोरूम में पहुंचते हैं, जहां दोनों सास बहू को एक ही साड़ी पसंद आती है। और आप तो जानती हैं, एक औरत कुछ भी बर्दाश्त कर लेगी, पर अपने मनपसंद की साड़ी किसी और के हाथ में जाता देखना बर्दाश्त नहीं कर पाती। और हो जाता है पिया का सारा कंट्रोल फेल। अब तक अपनी सास के सारे ताने सुनने के बाद भी एक भी रिस्पॉन्स ना देने वाले पिया फूट पड़ती है। बाप रे बाप, आपको तो शांति नहीं है। आप चाहती नहीं है कि मैं चुप रहूं? अरे भाई, ढेरों साड़ियां हैं यहाँ पर। जिस साड़ी को मैंने छू लिया, आपको वही साड़ी चाहिए क्योंकि जवान दिखना चाहती है ना? हाँ, मेरी परतर करनी है ना आपको? पर समझ लीजिए, 60 साल की बूढ़ी हो गई हैं आप। कितनी भी कोशिश कर ले, आप पिया नहीं बन पाएंगी। इस बुढ़ापे में भी तुझसे ज्यादा खूबसूरत हूँ मैं। जरा आईने में चेहरा देखा अपना। और दोनों सास बहू के झगड़े में साड़ी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। अब तो ये साड़ी कोई नहीं पहन सकता। तो कैसा लगा मैडम? हो गई आपकी ट्रेनिंग फ्लॉप? आपकी बहू अच्छी बहू बनने की ट्रेनिंग लेकर आई थी मम्मी, फिर भी हो गया ना कलेश। अच्छा, इस कारण से तू इतने दिनों से चुप थी? तेरी चुप्पी के कारण तो मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। अरे बहू, जब तक मैं तुझे 2-4 बातें सुना ना दूं, तेरी 2-4 बातें ना सुन लूं, मेरा खाना ही हजम नहीं होता। क्या सच्ची मम्मी जी? और नहीं तो क्या बहू, यही तो मजा है ससुराल का। तो मैं चलूं? कहाँ? अरे भाई, ट्रिमर खरीदने। वो क्या टैगलाइन थी? अगर इस ट्रेनिंग के बाद भी सास बहू के बीच में प्यार ना हुआ तो मुझे गंजा कर देना। तो चले सीमा क्लासेस। आज गुप्ता निवास का माहौल बहुत गमगीन है, क्योंकि आज कोयल और पीहू की सास विमला देवी की 13वीं है। माँ, तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई? ऐसी भी क्या जल्दी थी? एक बार भी नहीं सोचा तुम्हारे बिना तुम्हारी ये बेटी कैसे जिएगी? अपने आप को संभालो मयूरी। देखो, माँ जी जहाँ भी होंगी ना, जरूर तुम्हें देख रही होंगी। अगर तुम ऐसे ही रोती रहोगी तो उनकी आत्मा को कितनी तकलीफ पहुंचेगी। माँ जी को गए 13 दिन हो गए हैं। अब उन्हें याद करके आंसू बहाना बंद कर दो, मोह माया से आजाद कर दो उन्हें। तभी तो उनकी आत्मा दूसरे लोक में शांति से रह पाएगी। कोयल अपनी ननद मयूरी को दिलासा दे रही थी। तभी मयूरी के पति मुकुल का फोन बजने लगता है। हेलो, कौन बोल रहा है? जिज्जी, जिज्जी हमें छोड़कर चली गई। जिज्जी, एक बार अपने छोटे से तो मिल लेती। हमारे अरमान तो दिल में ही दबे रह गए। देखिए, आप शांत हो जाइए। अब ईश्वर की मर्जी के आगे किसी की कहाँ चलती है। हम भी माँ के जाने से बहुत दुखी हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। वैसे माफ़ कीजिए, हमने आपको पहचाना नहीं। अरे बेटा, हम तुम्हारे मामा लगते हैं। विमला जिज्जी के मामा के साले के बेटे हैं हम। अच्छा, हम शायद पहले कभी मिले नहीं है ना। माँ ने कभी बताया नहीं आपके बारे में, इसीलिए मैं आपको पहचान नहीं पाया। हम तो जिज्जी को उनका हिस्सा देना चाहते थे। जब आखिरी बार मिले थे ना, तो उनसे वादा किया था उनकी अमानत को जीवन भर संभाल कर रखेंगे। बरसों बाद जब मुझे जिज्जी का हिस्सा वापस लौटाने का ख्याल आया, तो मैंने उनका पता निकालने की कोशिश की, और तभी हमको पता चला कि जिज्जी तो हमें छोड़कर चली गई। हाय, अपनी अमानत तो लेती जाती। अरे एक बार देख भर लेती कि उनकी अमानत को कैसे संभाल कर रखे हुए हैं, तो हमारे मन को सुकून मिल जाता। अब हम जीजी का हिस्सा ज्यादा दिनों तक अपने पास नहीं रखना चाहते। क्या पता कब हमारा भी बुलावा आ जाए। ऊपर जाकर हमें भी तो जीजी को जवाब देना होगा ना। क्या मम्मी का हिस्सा, और आप उसे लौटाना चाहते हैं? अच्छा ठीक है मामा जी, आप परेशान मत होइए, आप यहाँ आ जाइए। जो भी माँ का हिस्सा था, कानूनन तो अब उस पर मेरा ही अधिकार हुआ ना, तो आप वो हिस्सा मुझे दे सकते हैं। अच्छा ठीक है बेटा, मैं जीजी का हिस्सा लेकर तुम्हारे घर आ जाता हूँ। तुम जीजी का हिस्सा ले लो तो हम भी भार मुक्त हो जाएं। अरे भैया, किसका फोन था? आगरा से सूर्यकांत मामा का फोन था। ये कौन से मामा है? मैं तो किसी सूर्यकांत मामा को नहीं जानती। अरे वो मम्मी के दूर के रिश्ते के भाई है। कह रहे थे माँ की कोई अमानत है जिसका आधा हिस्सा वो हमें देना चाहते हैं। वाह भैया, वो सब तो ठीक है, लेकिन माँ के जाने के बाद सब कुछ आपका हो गया। आपने ऐसा कैसे कह दिया? आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था।
हम 3 भाई बहन हैं तो कायदे से सब कुछ 3 हिस्सों में बंटना चाहिए ना। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? भैया देखो, मामा जी जो भी कीमती चीजें ला रहे हैं उनको 2 हिस्सों में बांटना चाहिए या 3 में, ये सब हम बाद में डिसाइड करेंगे। फिलहाल तो मामा जी की खातिरदारी का इंतजाम करते हैं। अरे कोई अपनी कीमती चीज यूं ही थोड़े हमारे नाम कर जाएगा। एकदम सही कह रहा है तू छोटे। हम लोग मामा जी की ऐसी खातिरदारी करेंगे कि वो जो भी लाए होंगे ना उसे देने पर मजबूर हो जाएंगे। मुकुल, इंद्र, उनकी पत्नियां और बहन मयूरी पलके बिछाकर मामा जी का इंतजार करने लगते हैं। देखो मुकुल, ये पीहू और इंद्र को तुम कम मत समझना। मामा जी के आते ही वो दोनों पूरा जोर लगाएंगे कि मामा जी उनके पक्ष में हो जाए और जो भी लाखों का माल वो लाए वो सब पीहू के हत्थे चढ़ जाए। लेकिन हमें भी पीछे नहीं हटना है। अगर इस समय हम कमजोर पड़ गए ना तो सारा माल हमारे हाथ से निकल जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। देखो ना कैसे माँ के हिस्से की बात सुनकर मयूरी भी फटाफट अपना हिस्सा लेने के लिए सामने आ गई। माँ के जाते ही बड़े भाइयों का लिहाज भी खत्म हो गया। अब तो उसे भी घर में बराबरी की हिस्सेदारी चाहिए। देखो मुकुल, मामा जी आगरा के एक छोटे से गांव से आ रहे हैं। अगर हम उन्हें कुछ अच्छे कपड़े गिफ्ट कर दे तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया। मैं ऐसा करता हूँ, एक बढ़िया कश्मीरी पश्मीना मंगा लेता हूँ और इम्पोर्टेड सिल्क का कुर्ता पजामा भी ले आता हूँ। जैसे ही मामा जी घर में घुसेंगे तुम थाली सजाकर उनकी आरती करना और फिर मैं कुर्ता पजामा और शॉल देकर उनका स्वागत करूंगा। फिर तुम देखना, मामा जी तो मुरीद हो जाएंगे हमारी मेहमान नवाजी के। और वैसे भी तुमने सुना होगा ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। हम अपना पहला इम्प्रेशन इतना जोरदार रखेंगे कि उसके बाद इंद्र और मयूरी चाहे जो भी लेकर आए, मामा जी हमारा पाला छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। अरे पतिदेव, प्लान तो आपने बहुत फुल प्रूफ बनाया है, लेकिन ये पश्मीना और इम्पोर्टेड कपड़े की कीमत पता है आपको? इतना पैसा आएगा कहाँ से? अभी माँ जी की 13वीं में पैसा लगाया है, अब अचानक से ये रुपया कहाँ से लाएंगे? एक पश्मीना शॉल कम से कम 10,000 का आएगा। इम्पोर्टेड कुर्ता पजामा भी 5,000 6,000 से कम में नहीं मिलेगा। अरे वो जो बचत करके महीने के खर्च के पैसे रखे हैं ना, उनमें से ही निकाल लो। एक बार अगर मामा जी खुश हो गए ना तो हमें लखपति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। फिर तो हमारी चांदी ही चांदी है। महीने के खर्च के बचे हुए पैसों से ही मुकुल और कोयल मामा जी के लिए तोहफे खरीद कर लाते हैं। 2 दिन बाद दोपहर के 3 बजे दरवाजे पर दस्तक होती है। लगता है मामा जी आ गए। मैं आरती की थाली लेकर आती हूँ, आप जल्दी से गिफ्ट वाला बैग लेकर आइए। मयूरी जाकर दरवाजा खोलती है तो देखती है कि सामने सफेद रंग का कुर्ता पजामा पहने हुए एक बुजुर्ग आदमी खड़े हुए हैं, जिनके हाथ में एक बड़ा सा पुराना संदूक भी है। लगता है मामा जी संदूक में जरूर कुछ कीमती सामान लेकर आए हैं जो वो माँ जी को देना चाहते थे। अरे मामा जी लाइए लाइए, आपका ये सामान मैं उठा लेती हूँ, बहुत भारी होगा ना? अरे नहीं नहीं, वैसे ज्यादा भारी तो नहीं है, फिर भी तुम्हारी इच्छा है तो ठीक है, तुम्हें उठाकर अंदर ले चलो। अरे कोयल, कहाँ रह गई तुम? जल्दी से आरती की थाल लेकर आओ ना। मयूरी सारे नंबर बढ़वा लेगी और तुम थाली सजाते रह जाओगी। मयूरी, तुम मामा जी का सामान लेकर अंदर चलो। और मामा जी आप जरा यहाँ रुकिए, पहले मुझे आपकी आरती तो उतार लेने दीजिए। आखिर पहली बार आप हमारे घर आ रहे हैं। अरे बेटा आरती, इस सब की क्या जरूरत थी भाई, बड़े संस्कारी बच्चे हैं जी जी के, मानना पड़ेगा। कूट कूट के संस्कार भरे हैं जी जी ने बच्चों में। दिल खुश हो गया तुम सबको देखकर। ये लीजिए मामा जी, मैंने कश्मीर से ये शॉल स्पेशली आपके लिए मंगवाई है, ओरिजिनल पश्मीना है। ये मेरी और कोयल की तरफ से आपके लिए एक छोटी सी भेंट। और ये ना सिल्क का कुर्ता पजामा है, आपको जरूर पसंद आएगा। अरे बेटा, इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी भाई, हम तो बिल्कुल निशब्द हो गए तुम लोगों के प्यार के आगे। क्या बोले कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। जीते रहो, खुश रहो, आबाद रहो, खूब फूलो फलो। मामा जी अपने जोरदार स्वागत से बहुत खुश थे। खुशी खुशी वो जाकर सोफे पर बैठ जाते हैं और कुछ ही देर में छोटी बहू पीहू तरह तरह के नाश्ते लाकर टेबल पर सजा देती है। मामा जी देखिए मैंने आपके लिए क्या क्या बनाया है। ढोकला, इडली, समोसे, पकोड़े, पोहा। अगर कुछ छूट गया हो ना तो बता दीजिएगा, मैं वो भी बना दूंगी। अरे बेटा, मैं अकेला इतना सब कैसे खा पाऊंगा? तुमने तो पहले ही 2-3 दिन का नाश्ता एक साथ बना दिया। देखो अब और कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, तुम बस यहाँ कर बैठो और हमारे साथ नाश्ता करो। अरे मामा जी, अभी तो बस नाश्ता बना है, अभी तो खाने में आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बन रहे हैं। अरे बेटा, इतना परेशान होने की क्या जरूरत थी, हम तो कुछ भी खा लेते हैं, हमारे लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो तो दोनों भैया कैसे मामा जी को मस्का लगाने में लगे हुए हैं। अरे इन दोनों ने तो ऐसे मामा जी का स्वागत किया है जैसे मामा जी सारी दौलत इन्हीं के ऊपर लुटा कर जाने वाले हैं। कोई बात नहीं भैया,
आज की बाजी तो आप दोनों जीत गए, लेकिन कल मैं बताऊंगी कि मयूरी क्या चीज है। अगले दिन। अरे मामा जी कहाँ हैं आप? जल्दी देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। अरे बेटा, अब तुम क्या लेकर आ गई? देखिए मामा जी, ठंडी का मौसम है और आप ये चप्पल पहने रहते हैं, आपको सर्दी लग गई तो ये लीजिए, मैं आपके लिए बढ़िया जूते लेकर आई हूँ। इन जूते में आपके पाँव हमेशा गर्म रहेंगे और आपको ठंड भी नहीं लगेगी। अरे वाह 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 बेटा, बहुत सुंदर जूते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। अरे मामा जी, इसमें धन्यवाद जैसी कौन सी बात है? आप हमारी माँ का हिस्सा देने के लिए यहाँ आए हैं, ऐसे में हमारा भी तो आपके प्रति कुछ फर्ज बनता है या नहीं? अच्छा, अब तुम इतना कह रही हो तो लाओ, ये जूते हमें दे दो, हम पहन लेते हैं। सच्ची हमें बहुत पसंद आए जूते, बहुत सुंदर है बेटा। अच्छा बेटा, हमें यहाँ आए 2 दिन हो गए, हम सोच रहे हैं कल की गाड़ी से वापस लौट जाए। अरे मामा जी, अभी तो बस 2 ही दिन हुए हैं, ऐसे हम आपको नहीं जाने देंगे। अरे हमें भी थोड़ी आपकी खातिरदारी का मौका दीजिए। आप कौन सा रोज रोज यहाँ आने वाले हैं? अरे बेटा, तुम लोगों का प्यार देखकर जाने का मन तो मेरा भी नहीं कर रहा, लेकिन मेरा छोटा बेटा है ना, उसके पास कोई नौकरी नहीं है, बस उसी की चिंता में दिमाग बड़ा परेशान रहता है। सोच रहा हूँ जाकर अपने किसी पुराने मित्र से उसकी नौकरी के लिए सिफारिश कर दूँ। बस एक बार उसको कहीं नौकरी मिल जाए तो मेरी सारी चिंता दूर हो जाए। अरे मामा जी, बस इतनी सी बात। आपका बेटा तो मेरा भाई हुआ ना, और मेरे होते हुए मेरा भाई बेरोजगार रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? आप चिंता मत करिए, मैं उसकी नौकरी अपनी कंपनी में लगवा दूंगा। आप बस उसका बायोडेटा मंगवा लीजिए। अरे बेटा, आज के युग में जब भाई भाई का नहीं रहा, तुम मेरी इतनी मदद कर रहे हो। कलयुग के राम हो बेटा तुम, भगवान तुम्हें खूब तरक्की दे। आप ये समझ लीजिए मामा जी कि हम ये सब आपके लिए नहीं, अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। क्या मतलब बेटा, मैं समझा नहीं। अब मेरा मतलब है, आपकी बेटी की नौकरी का काम तो हम करा देंगे, लेकिन उसके बदले में आपको भी हमारे यहाँ पूरे 1 महीने रुकना पड़ेगा। बोलिए मंजूर मामा जी, ना मत कहिएगा। अरे बेटा, मंजूर मंजूर, बिल्कुल मंजूर। अब तो जब तक तुम लोग खुद मुझे बस अड्डे तक छोड़कर नहीं आते ना, मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। भैया खुद को बहुत चालाक समझते हैं। अरे मामा जी की बेटे की नौकरी लगवाकर उन्हें लग रहा है कि उन्होंने मामा जी को अपनी मुट्ठी में कर लिया, लेकिन मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। भैया ने 1 महीने के लिए मामा जी को यहाँ पर रोका है ना, ठीक है, मैं भी 1 महीने तक ऑफिस नहीं जाऊंगा। 24 घंटे मामा जी की ऐसी सेवा करूंगा कि माँ का हिस्सा तो क्या, मामा जी अपनी जमीन भी मेरे नाम कर जाएंगे। अगले ही दिन से इंद्र ऑफिस जाना बंद कर देता है और घर में रहकर मामा जी की सेवा करने लगता है। मामा जी, आपके घुटनों में दर्द रहता होगा ना? हाँ बेटा, उम्र बढ़ने के साथ साथ ये दिक्कतें तो आती ही है। लाइए मामा जी, मैं आपके पैरों की मालिश कर देता हूँ, आपके पैरों का दर्द एकदम छूमंतर हो जाएगा। इंद्र अब दिन में 2 बार मामा जी की गुनगुने तेल से मालिश करता, उनको वॉक पर ले जाता और उनके खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखता। मामा जी भी इंद्र की तारीफ करते हुए थक नहीं रहे थे। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? 15 दिन हो गए आपको ऑफिस से छुट्टी लेकर घर पर बैठे हुए हैं, और भूल गए क्या, आपके बॉस ने अल्टीमेटम दिया है, अगर आपने 2 दिन के अंदर ऑफिस ज्वाइन नहीं किया तो आपको नौकरी से बाहर निकाल देंगे। अरे करना क्या चाह रहे हैं आप? क्यों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो? अरे जाने दो ना, नौकरी जाती है तो जाए। मामा जी, ये जो बक्से में भरकर लाखों का माल लाया है ना, इससे मैं जाने नहीं दूंगा। तुम देख नहीं रही हो यहाँ पर क्या चल रहा है? अरे भैया और भाभी और मयूरी कोई कसर नहीं छोड़ रहे मामा जी को इम्प्रेस करने में। अगर मैं ऑफिस चला गया ना तो पीछे से भैंस पानी में चली जाएगी और हम हाथ मलते रह जाएंगे। और तुमसे तो उम्मीद करना ही बेकार है कि तुम कुछ कर पाओगी। तुम तो बस खड़ी खड़ी तमाशा देखते रहना। अरे लेकिन नौकरी चली गई तो क्या करोगे? हमारा घर कैसे चलेगा? कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हाथ न माया आए न राम। अरे पीहू, मेरा तो पहले ही ये नौकरी करने का मन नहीं है। इतनी टेंशन है इस नौकरी में कि कब से मैं नौकरी छोड़ने के बारे में सोच रहा था। अब बस ये मामा जी वाले लाखों रुपए हाथ में आ जाए तो मैं कोई दुकान खोल लूंगा और ये रोज रोज की बॉस की छिकछिकी खत्म कर दूंगा। इंद्र बॉस के अल्टीमेटम के बाद भी ऑफिस ज्वाइन नहीं करता और घर में रहकर मामा जी की खातिरदारी में ही जुटा रहता है, जिसके कारण उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ जाता है। उधर बड़े भाई मुकुल की भी सारी सेविंग्स खत्म हो गई थी, क्योंकि माँ की 13वीं के बाद जो भी थोड़ा बहुत पैसा उनके पास बचा था वो उन्होंने मामा जी के लिए तोहफे खरीदने में खर्च कर दिया था। इधर छोटी बहन मयूरी को भी ससुराल से फोन पर फोन आ रहे थे। अरे बेटा, तेरी माँ की 13वीं को हुए तो 20 दिन बीत गए, अब यहाँ आकर अपना घर भी देखोगी या मायके में ही बैठी रहोगी?
देखिए माँ जी, मैं कुछ ज़रूरी काम के लिए यहाँ रुकी हुई हूँ। जैसे ही वो काम खत्म होगा मैं वापस आ जाऊंगी। अगर इतना ही मन लग रहा है ना तेरा मायके में, तो ऐसा कर, अपने दोनों बच्चों को भी वहीं ले जा। अजीब बेशर्म लड़की हो तुम, खुद जाकर मायके में बैठी हुई हो और अपने दोनों बच्चों को यहाँ मेरे पास छोड़ रखा है। अरे मेरी उम्र रह गई है क्या बच्चों के पीछे दौड़ने भागने की? अरे माँ जी ना सारा बना बनाया खेल बिगाड़ देंगी। अब इन्हें कैसे समझाऊं कि अगर मैं एक दिन के लिए भी यहाँ से वापस अपने ससुराल चली गई तो दोनों भैया मामा जी का लाया हुआ सारा माल चट कर जाएंगे और मुझे खुशबू भी नहीं लगने देंगे कि आखिर मामा जी उस संदूक में क्या लेकर आए हैं। आखिर 1 महीने तक जी भर के खातिरदारी कराने के बाद एक दिन मामा जी अपना संदूक लेकर बैठ ही जाते हैं। तुम सबसे इतना प्यार मिला है कि मैं तो भूल ही गया कि आखिर मैं यहाँ आया किस लिए था। आओ, आज मैं तुम सबको वो चीज दिखाता हूँ। मामा जी की ऐसी बात सुनकर सबका दिल धक से रह गया था। आखिर पूरे 1 महीने बाद मामा जी के बड़े से संदूक का राज खुलने वाला था। मामा जी ने अपना संदूक खोला और उसमें से एक सुंदर सा बॉक्स निकालकर सामने टेबल पर रख दिया। हाय, ये तो कोई गहनों का बॉक्स लग रहा है। कहीं इसमें हीरे की जेवरात तो नहीं? मेरे पिताजी बहुत प्यार से लेकर आए थे और कहा था इसे मैं और दीदी आपस में आधा आधा बांट ले। मैंने अपना हिस्सा अपने पास रख लिया है और पिताजी की बात का मान रखने के लिए ही मैं ये बॉक्स तुम लोगों को देने के लिए यहाँ आया हूँ। देखो बेटा, इसमें पूरे 16 है। अब तुम में से कोई एक इसे रखना चाहे या तीनों आपस में बांट लो, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं। ये लो तुम्हारी अमानत। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ। गांव में तुम्हारी मामी परेशान हो रही होगी, लेकिन तुम सबका प्यार देखकर मैं वादा करता हूँ कि जल्द ही फिर से मिलने आऊँगा। मामा जी डब्बा मुकुल को थमाकर वहां से चले गए थे। देखो भैया, मामा जी डब्बा तुम्हें थमाकर बेशक चले गए, लेकिन मैं पहले ही बता रहा हूँ, मामा जी की खातिरदारी करने में हमने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। इसलिए डब्बे में जो भी है उसके बराबर बराबर हिस्से होंगे। अरे लेकिन मामा जी ने तो कहा है इसमें 16 है, तो 16 को हम 3 हिस्सों में कैसे बांटेंगे? ठीक है, 5-5 तीनों ले लेंगे और जो एक बचेगा ना उसको बेचकर जो पैसा मिलेगा वो तीनों आपस में बांट लेंगे। ठीक है, मंजूर? तीनों भाई बहनों की सहमति के बाद आखिरकार मुकुल वो बक्सा खोलता है और खोलते ही तीनों की आंखें हैरानी से फटी रह जाती है। अरे ये तो कंचे हैं। हाँ, वो भी पूरे 16। अरे ये कंचे लौटाने के लिए मामा जी इतनी दूर से यहाँ आए थे और इस चवन्नी के कंचों के लिए हम लोगों ने हजारों रुपए उड़ा दिए। अब इस बात का जवाब तो मामा जी ही देंगे। मैं अभी उन्हें फोन करती हूँ। मामा जी, हमने आपका बॉक्स खोलकर देखा, उसके अंदर तो 16 कंचे निकले। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। और वही कंचे लौटाने के लिए तो मैं आया था। बचपन में ना मैं और जीजी गांव में इन्हीं कंचों से खेला करते थे और हर बार जीजी वो कंचे मेरे पास रखवा कर चली जाती थी कि अगली बार जब आएंगे तो हम फिर से उन्हीं कंचों से खेलेंगे। जीजी के इंतजार में आज तक मैंने वो कंचे संभाल के रखे हुए थे और उनकी वही अमानत लौटाने के लिए मैं तुम्हारे घर आया था। मामा जी का जवाब सुनकर पांचों अपना सर पकड़कर जमीन पर बैठ जाते हैं। हाँ, आखिर कहते भी क्या, कुछ भी कहने लायक बचे ही कहाँ थे बेचारे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको संदूक का रहस्य? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा।